द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज चैप्टर में आज हम लोग कुछ अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जानते हैं कि आखिर पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। देखा जाए, देखिए पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपने सुना जरूर होगा, नाम तो आप लगभग सुने होंगे। पाइथागोरस थ्योरम नहीं भी सुने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सुनिए, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है लिख लेते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए आज का हमारा टॉपिक होगा पाइथागोरस थ्योरम, PYTHAGORAS, पाइथागोरस थ्योरम, THEOREM, पाइथागोरस थ्योरम, यही आज का हमारा टॉपिक है। देखिए आज जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये पाइथागोरस जो है ना, थ्योरम नहीं केवल पाइथागोरस। पाइथागोरस हमारे एक बहुत बड़े फिलोसफर और बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, समझ रहे बात को। यानी कि जो पाइथागोरस थे ये एक ऐसे इंसान थे जो कि ग्रीक से बिलोंग करते थे, ग्रीस देश से, ग्रीस से, ठीक ना। और ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, यानी कि मैथ का इनके पास बहुत अच्छा खासा नॉलेज था। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो इन्हीं का दिया हुआ है, समझ रहे बात को। मतलब मैथ का जो आप कह सकते हैं ना भगवान कह लीजिए, ये थे वो, बहुत नॉलेज मैथ के फील्ड में, बहुत ज़्यादा एकदम, समझ रहे बात को। तो इन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार के थ्योरम दिए हैं, तो उनमें से हम लोग आज एक थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि जो इंसान जिस चीज़ का खोज करता था वो खोज उसी के नाम पे रखा जाता था। जैसे इन्होंने इस चीज़ का खोज कर दिया पाइथागोरस थ्योरम, तो इसका पाइथागोरस क्यों नाम रखा है, क्योंकि उसका खुद का नाम था, समझ रहे बात को। जैसे न्यूटन का लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, हम लोग कैसे पढ़ते हैं इसको, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, इससे आपको क्लास 9th में भेंट होगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन हम लोग न्यूटन क्यों ले रहे हैं बार बार नाम, क्योंकि न्यूटन साहब ने खोजा था, है ना। तो पहले के जमाने में जो भी इंसान जिस चीज के बारे में इन्वेंशन करता था ना, वो उसका नाम उसी के साथ जोड़ देता था। तो इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम का खोज किया तो इसका नाम पड़ गया पाइथागोरस थ्योरम। क्यों पाइथागोरस, क्योंकि उसका खुद का नाम था, है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं इंसान के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम था पाइथागोरस। और ये मैथ के बहुत बड़े ज्ञानी आदमी थे, है ना। ऐसे हवा में कुछ नहीं बोलते थे, ये हर एक चीज रिटन रूप में देते थे, प्रूफ के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। चल पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग पढ़ेंगे ना, मेनली इसमें हम लोग एक राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और राइट ट्रायंगल का मतलब आपको मालूम है, कोई भी एक एंगल का एग्जैक्ट वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए। तो राइट ट्रायंगल हमारा कुछ इस प्रकार का बनता है। बहुत सारे बच्चे राइट ट्रायंगल ऐसे ही बनाते हैं, वो भी सही है, कुछ गलत नहीं है ना। क्योंकि हम लोग हमेशा से ये वाला सीखते आ रहे हैं, तो यही वाला ट्राई कर लीजिए आप। हालांकि ये भी सही है, दोनों राइट ट्रायंगल है। शर्त क्या होना चाहिए बस, कि यहाँ पे 90 बनना चाहिए, बस शर्त तो यही है ना। हाँ राइट ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का, जैसा आप बोलना चाह रहे हैं शायद मेरे हिसाब से, ऐसा क्या ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे, हाँ ये भी राइट ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे 90 बन रहा है। कैसा भी आप बना दीजिए, यदि 90 डिग्री का एंगल एक है तो वो राइट ट्रायंगल है, समझ गए बात को। लेटा हुआ, खड़ा हुआ, कैसा भी बनाइए, बिल्कुल एकदम 90 होगा वो, यानी कि वो राइट ट्रायंगल होगा। तो ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और हमने आपको कहा था कि आप राइट ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, उसका कोई भी नाम आप दे सकते हैं, है ना। चलिए इसका नाम हम लोग ए, बी और सी दे देते हैं। और आपको मालूम है कि यदि ये राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री का बन रहा होगा, कोई डाउट इसमें। तो ये हमारा राइट ट्रायंगल हो गया। लेकिन अब इसमें जो जानना है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था इसमें, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए ध्यान से, यही चीज आपको समझना है। राइट ट्रायंगल में 90 के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है ना, समझिएगा इस चीज को, क्योंकि चैप्टर में मिलेगा आपको। अभी जो हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है 1 और 2 दोनों में आपको मिलेगा, है ना। तो 90 के सामने वाला, जस्ट जो सामने वाला साइड हमारा होता है, 90 के सामने कौन सा साइड है, देखिए ये वाला है ना, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या कहते हैं,
हाइपोटेन्यूस, HYPOTENUS, हाइपोटेन्यूस। और इसको डिनोट हम लोग करते हैं स्मॉल h से, ठीक है। स्मॉल h का मतलब ही हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। आगे ये जो आपको बिल्कुल स्ट्रेट वाला दिख रहा है ऊपर में एकदम खड़ा वाला, एकदम बिल्कुल खड़ा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? परपेंडिकुलर। तो PENDICULAR, कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल p से, परपेंडिकुलर को, ठीक है। और नीचे में जो बच गया इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल b से। समझ रहे हैं बात को? और इसमें एक और जो बात आपको जानना है, ये तो आप जान गए कि 90 के सामने वाला साइड हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, और हाइपोटेनियस ही राइट ट्रायंगल का सबसे लंबा वाला साइड होता है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि एक राइट ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है, साइड कौन सा होता है? हाइपोटेनियस होता है। ये याद रहेगा। चलिए, तो ये आप यहाँ पे लिख लीजिए हाइपोटेनियस को लॉन्गेस्ट पार्ट। देखिए स्मॉलेस्ट बेस भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। स्मॉलेस्ट पार्ट हमारा लार्जेस्ट वाला था, आपको मालूम चलेगा, लॉन्गेस्ट वाला स्मॉलेस्ट हमारा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। बिल्कुल, यदि आप इस C को बढ़ा दे तो बेस आपका बड़ा हो जाएगा, बेस आपका बड़ा हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर तो छोटा हो जाएगा। तो इसमें आप नहीं कह सकते हैं कि ये बड़ा है कि ये छोटा है। तो बड़ा छोटा इसमें हमेशा होता रहता है, कभी ये बड़ा बन जाएगा, कभी ये छोटा बन जाएगा, कभी ये बड़ा बन जाएगा, ये छोटा बन जाएगा, इस प्रकार का चलता रहता है। लेकिन आपको मालूम क्या रखना है? केवल इसमें मालूम ये रखना है कि जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एक राइट ट्रायंगल का। कोई समस्या है इसमें? आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब इतना जब आपने कर लिया है तो पाइथागोरस जी ने कहा कि देखिए हम आपको ना इन तीनों साइड के बीच का एक रिलेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? रिलेशन दे रहे हैं। क्या रिलेशन है वो? रिलेशन ये है कि यदि मान लीजिए आपके पास इन तीनों साइड में से कोई दो साइड भी दिया हुआ है ना, तो तीसरा आप निकाल लेंगे। यही रिलेशन है इन तीनों साइड के बीच में। परपेंडिकुलर में, हाइपोटेनस में और बेस में एक रिलेशन उन्होंने दिया था और कहा था कि यदि इन तीनों साइड में से आपके पास कोई दो साइड भी मालूम है तो आप तीसरा साइड आराम से निकाल लेंगे। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये है, देखिए वो रिलेशन ये है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही उसका रिलेशन है। क्या है? ये रिलेशन है। और आपको मालूम चल रहा होगा कि यहाँ पे h किसके लिए है? h किसके लिए है? हाइपोटेनस के लिए है। ये p किसके लिए? परपेंडिकुलर के लिए। b किसके लिए? बेस के लिए। बस सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो यहां से आपको ये मालूम चल गया, ये आपको यहाँ पे मालूम चल गया कि पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग जो रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं वो रिलेशन हमारा ये कहलाता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब एक और चीज, पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन तो आपके पास ये है। मान लीजिए कि आपको ना, आपके पास मान लीजिए सवाल में परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो क्या अब ये हाइपोटेनस नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। अच्छा, मान लीजिए आपके पास हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो बेस आप कैसे निकालेंगे? देखिए आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे एक ही है, इस फॉर्मूला से दो फॉर्मूला हम लोग और निकाल सकते हैं प्लस माइनस करके। देखा जाए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यदि आपके पास हाइपोटेनस दिया हुआ हो और परपेंडिकुलर दिया हुआ, तो बेस कैसे निकालेंगे आप? ऐसे निकालेंगे ना, इसको इधर भेज देंगे आप, परपेंडिकुलर को आप इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा आपके सामने? h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, तो बेस निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा ना। उसी प्रकार मान लीजिए आपके पास हाइपोटेनस और बेस दिया हुआ हो, तो क्या आप परपेंडिकुलर नहीं निकाल लेंगे? जल्दी बोलिए, निकाल लेंगे। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस बेस को इधर लाना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा। देखिए h स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बनेगा। देख लीजिए। तो शर्त यह है कि यदि इन तीनों में से कोई भी यदि आपके पास दो साइड दे दिया गया है तो तीसरा साइड आप आराम से निकाल लेंगे। कोई डाउट इसमें अब रहेगा नहीं ना? चलिए, तो इसके बाद फिर देखिए बोर्ड पे जरा सवाल हमारे पास आपके बुक से ही लिया गया है, तो इसको थोड़ा सा गौर से देख लिया जाए कि आखिर सवाल क्या कहना चाह रहा है ना? अच्छा, एक और चीज इसमें है, इसमें ना कहा गया है लेग्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, लेग्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। देख लीजिए, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपका, एक टॉपिक है आपका, लेग्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल का लेग क्या होता है? लेग का मतलब क्या होता है? लेग का मतलब होता है पैर। तो एक राइट ट्रायंगल का लेग हमारे पास दो होते हैं, हाइपोटेनस को छोड़ के। तो कौन कौन सा बचा हमारा? परपेंडिकुलर और बेस बचा, है ना? इन दोनों को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल का लेग, है ना? तो आप यहाँ पे लिख दीजिए परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस आर द legs of a right triangle। तो परपेंडिकुलर और बेस ही हमारा क्या कहलाता है? एक राइट ट्रायंगल का लेग कहलाता है। एक और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझिएगा, मेरे वर्ड को सुनिए पहले ध्यान से। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्लास 7 में भी पढ़ाया जाता है, क्लास 8 में भी पढ़ाया जाता है और क्लास 6 में भी पढ़ाया जाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम अभी नहीं बताएंगे, मालूम है क्यों? क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक बहुत लंबा सा कॉन्सेप्ट है, आपको इसके लिए ना कम से कम एक क्लास पूरा लेना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और हमको याद भी दिला देंगे आप। इस एक सवाल हमारा एक क्लास ये होगा, इसके बाद हमारा सवाल सॉल्व करने का एक और क्लास होगा इसके बाद। उसके बाद वाले क्लास में आप हमको दिलाइएगा याद, सर पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बता दीजिए, ठीक ना? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लास 6 में भी है, 7 में भी है, क्लास 8 में भी है। समझ रहे बात को? तो आप हमको एक बार बस याद दिला देंगे कि सर पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने कहा था, बताएंगे, तो हम आपको बता देंगे। और अभी यहाँ पे नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास सवाल भी है और समय भी कम है, और उसमें बहुत एक लंबा सा क्लास हमको लगेगा, ताकि आपको हर एक प्रकार का एग्जाम्पल बता दिया जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए कि आखिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है। तो अभी फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट को, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं बताएंगे, बताएंगे, वही बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। समझ रहे बात को? चलिए, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप हमको याद दिला दीजिएगा। बस पाइथागोरस थ्योरम के बारे में इतना ही चीज आपको यहाँ पे जानना था। हो गया क्लियर? आगे बढ़ा जाए। चलिए, यदि इतना आपको ध्यान में रहता है तो सवाल अब कितना भी आ जाए पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड सब बनेगा। देखिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। यानी कि एक राइट ट्रायंगल है, उस राइट ट्रायंगल का आपको क्या फाइंड करना है? हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, यानी कि ये वाला साइड आपको फाइंड करना है। उसके बाद the other two sides of which measure 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या कहा? यहाँ पे कहा कि आपको एक राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस निकालना है, जिसमें से कि हाइपोटेनस के बाद हमारा कौन दो साइड बचता है? एक बेस और एक परपेंडिकुलर बचता है। इन दोनों का आपके पास मेजरमेंट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो नहीं कहा ना कि परपेंडिकुलर को आप 9 मान लीजिए और बेस को आप 12 मान लीजिए, नहीं कहा ना। तो हम किसी को भी मान सकते हैं, किसी को भी। चलिए, इसको बनाएंगे कैसे? आपके सामने पहली बात तो कहा गया है राइट ट्रायंगल का बात, तो आप पहले एक राइट ट्रायंगल बना ले, ज्यादा आसान रहेगा। इसका नाम आप दे सकते हैं पी क्यू आर। यहाँ पे ये भी नहीं कहा कि ट्रायंगल का नाम आप कुछ दीजिए, नहीं कहा ना, अपने मन से दे देंगे हम लोग, क्या दिक्कत है? तो आपको मालूम है कि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है? आगे देखा जाए, सवाल में कहा कि आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है, यानी कि ये वाला जो साइड है आपका, ये आपको फाइंड करना है, ये तो आपको फाइंड करना है ना, यही फाइंड करना है। और कहा है कि जो दो गो अलग अलग साइड बच गया ना, वो हमारा 9 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है। तो आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। चलिए, आप 9 सेंटीमीटर किसको मानना चाहेंगे, बेस को या हाइट को? बेस को मान लीजिए 9 सेंटीमीटर, देखने में भी लग रहा है बेचारा छोटा सा, है ना, तो इसको आप 9 सेंटीमीटर मान लीजिए।
यानी कि बेस आपने कितना मान लिया 9 सेंटीमीटर, और हाइट आपने कितना मान लिया, यानी कि हाइट का मतलब परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर आपने मान लिया। देखिए किसी को भी कुछ भी मानिएगा ना, आंसर हमेशा सेम आता है, हमेशा आंसर सेम आएगा। इससे घबराने की बात नहीं है कि हमने 12 क्यों माना, 9 क्यों माना, किसी को भी कुछ मान लीजिए आंसर सेम आएगा। क्या पूछा गया है हमसे, ये पूछा गया है, तो आपको लगाना क्या है, पाइथागोरस का रिलेशन लगाना है आपको। चलिए क्या रिलेशन है इसका, देखिए तो जरा ध्यान से यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, यही रिलेशन आपको लगाना है। एच स्क्वायर है बराबर पी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, यही है ना। चलिए आपको निकालना क्या है, एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस आपको निकालना है। चलिए इसको जैसा का तैसा आप लिख दीजिए, समझते चलेगा कि सवाल कैसे बनाते हैं, है ना। बराबर पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है, प्लस बी यानी कि बेस का स्क्वायर, बेस कितना दिया हुआ है 9 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए एच स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 12 इंटू 12 कीजिए। अच्छा आप लोगों को स्क्वायर रूट हमने याद करवाया है क्या, नहीं करवाया, अच्छा किसी क्लास में करवा दिया जाएगा, ठीक ना, याद है। चलिए बताइए 12 का क्या होता है 144, बहुत अच्छा। हालांकि बहुत बच्चे को याद नहीं है, हम एक बार क्लास में लिखवा दिया करेंगे, लिखवा देंगे, जैसे आप पढ़ते हैं ना इस प्रकार से, फिर 2 का स्क्वायर आता है तो 2 जा 4 लिख देते हैं हम डायरेक्ट, 3 का आता है तो आप 3 3 जा 9 लिखते हैं, 4 का रहता है तो 4 4 जा 16 लिखते हैं, 5 का रहता है तो आप 5 5 जा 25 लिखते हैं, 6 का स्क्वायर रहता है तो आप 6 6 जा 36 लिखते हैं, 7 का स्क्वायर रहता है तो 7 7 जा 49 लिखते हैं, 8 का स्क्वायर रहता है तो 8 8 जा 64 लिखते हैं ना। उसके बाद फिर 9 का स्क्वायर रहता है तो 9 9 जा 81 लिखते हैं, फिर 10 का स्क्वायर रहता है तो 100 लिखते हैं आप, है ना। 11 का कितना होता है संचित 121, वेरी गुड 121 होता है, फिर 12 का आप स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है। इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसको 2 बार इंटू कीजिए, है ना। जैसे यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिखा हुआ है 2, यानी कि 12 का पावर 2, तो आपको क्या करना है 12 इंटू 12 2 बार करना है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। देखिए इसको आप मल्टीप्लाई भी करके ला सकते हैं, लेकिन हाँ मैथ कहता है कि आप मल्टीप्लाई क्यों कीजिएगा, है ना। अब जब आपके पास ये फॉर्मूला है तब क्यों याद कीजिएगा, इसको याद कर लीजिए ना, सिंपल सी बात है। तो हम एक क्लास में आपको कम से कम 30 तक लिखवा देंगे, है ना, और 30 तक क्लास 10 तक काफ़ी है, क्लास 10 तक के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, लेकिन 30 के ऊपर नहीं आया। 30 के ऊपर मान लीजिए 100 सवाल आपने बनाया तो एक ही क्वेश्चन आएगा जिसमें कि 30 के ऊपर पूछा जाएगा, लेकिन 99.99% जो है ना 30 तक काफ़ी है, क्लास 10 तक। तो हम एक क्लास में आपको 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर रूट आपको लिखा दिया करेंगे, है ना, याद दिला दीजिएगा पर्सन को। चलिए अगले वाला क्लास में हम लोग कर लेंगे, टाइम नहीं मिलेगा तो फिर किसी एक सेपरेट क्लास में आपको हम लिखवा देंगे, कोई डाउट इसमें। तो इसका मतलब होता है कि इसको डबल आप कर दीजिए, है ना, जैसे 12 इंटू 12, 10 इंटू 10, 11 इंटू 11, इस प्रकार से। चलिए तो आप बताइए यहाँ पे कि 12 का स्क्वायर कितना आया 144, तो यहाँ पे लिखिए 144 प्लस 9 का कितना है 9 9 जा 81, बहुत अच्छा। आगे देखा जाए एच स्क्वायर बराबर प्लस दिख रहा है ना हमको, यहाँ पे कितना आएगा 4 और 1 5 और 8 और 4 12, 12 के 2 हाथ में कितना आ गया कैरी 1, 1 और 1 2, ठीक है। अब आगे देखा जाए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर 2 2 5, ये लिखा हुआ है ना। और आपको क्या मालूम है कि यदि हमारा स्क्वायर उधर जाता है बराबर के तो किसमें चेंज हो जाता है रूट में, किसमें चेंज होता है रूट में। नहीं मालूम है तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि जब भी स्क्वायर इधर रहेगा इस साइड में रहेगा और बराबर के उधर जाएगा तो किसमें चेंज होगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ इस प्रकार का 2 2 5 और इसका रूट हो जाएगा, समझ रहे बात को। आपको केवल यहाँ पे ये जानना है कि यदि स्क्वायर बराबर के उधर जाता है ना तो वो इस प्रकार के साइन में आ जाता है, रूट में आ जाता है। समस्या कुछ आगे बढ़ते हैं। अब जब इस प्रकार का लिखा रहे ना तो आपको करना क्या होता है, आपको करना होता है कि पता कीजिए कि 2 2 5 जो है ना वो किसका स्क्वायर रूट है, 2 2 5 किसका स्क्वायर रूट है 15 का है, किसका है 15 का है।
तो इसके जगह पर आपको क्या लिख देना है, 15 लिख देना है, बस हो गया। इतना से आपको मालूम चल गया कि h का वैल्यू कितना आ गया, h का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। देख लीजिए, बस इतना ही करना था आपको। चलिए अब इस सवाल में किसी को कोई कंफ्यूजन रहा तो जल्दी पूछिए फटाक से। देखिए ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए नया इसलिए है क्योंकि आप पहली बार, हमको लगता है शायद क्लास 6 में तो था स्क्वायर रूट, ये सब हल्का फल्का था, थोड़ा सा तो था, हमको याद है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इस प्रकार से हल्का सा था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम एक किसी भी सेपरेट क्लास में आपको सिखा दिया करेंगे। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जब हमारा स्क्वायर इधर आता है बराबर के तो वो रूट में चेंज होता है इस प्रकार का, और जो अंदर में हमारा नंबर होता है ना, रूट लगने के बाद ये पता कीजिए कि ये जो अंदर में है हमारा रूट, अंदर में जो है रूट के अंदर में जो नंबर है, पता कीजिए कि वो किसका स्क्वायर रूट है। तो आपने कहा कि ये 225 15 का स्क्वायर रूट है ना, यानी कि 15 × 15 आप कीजिएगा तो 225 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इतना के बदले डायरेक्ट 15 लिख दिया, और जब आप 15 लिखेंगे तो आपका ये रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका h का वैल्यू, और यही है तो हमको फाइंड करना था। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आ गया 15 सेंटीमीटर, बस। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये वाला सवाल देखिए, इस सवाल को गौर से देखा जाए। क्या लिखा हुआ है सवाल में, स्टेटमेंट वाला है, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं और बड़ा आसान सा है। देखिए क्या लिखा हुआ, आसान क्यों बोल रहे हैं आपको अभी मालूम चलेगा। क्या लिखा हुआ है, अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर, यानी कि एक लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ी, एक सीढ़ी है जो कि 15 मीटर लंबा है। कितना है, 15 मीटर लंबा है। इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल टू रीच अ विंडो 15 मीटर हाइट, यानी कि एक बिल्डिंग है मान लीजिए, और उस बिल्डिंग के ऊपर ना एक खिड़की है, और उस खिड़की तक पहुंचने के लिए सीढ़ी लगाया जाता है। सीढ़ी का लंबाई कितना है, 15 मीटर, और जमीन से लेकर उस खिड़की तक का कितना है, बिल्डिंग यानी कि जमीन का, बिल्डिंग का जो नीचे वाला हिस्सा है वहां से लेकर खिड़की का दूरी कितना है, 12 मीटर। ठीक है, आगे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। ये क्या बताना चाह रहा है, फिगर बनाते हैं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक बिल्डिंग है। क्या ये हमारा एक बिल्डिंग है, मान लीजिए ये स्ट्रेट हमारा क्या है, एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के यहाँ पे हमारा क्या है, एक खिड़की है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है, यानी कि जमीन के निचले वाले हिस्से से लेकर खिड़की तक का जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है, 12 मीटर दिया हुआ है। सवाल को पकड़िएगा, ठीक है। तो ये बिल्डिंग हो गया हमारा, बिल्डिंग के नीचे वाले हिस्से से लेकर जहां तक खिड़की है वहां से लेकर पूरा नीचे तक का दूरी कितना हो गया, 12 मीटर हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर। और अच्छा, क्या जब आप खिड़की लगाते हैं तो क्या पूरा सीधा लगाते हैं क्या, नहीं, कुछ टेढ़ा लगाते हैं ना। तो हाँ, सीधा तो आप लगाएंगे तो गिर जाएंगे, तो टेढ़ा लगाएंगे तो आपको इस खिड़की तक पहुंचना है सीढ़ी की मदद से। तो और ये मान लीजिए कि आपका क्या है, ये सीढ़ी है, ठीक ना, और सीढ़ी का लंबाई कितना दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है, तो आप इसको लिख दीजिए यहाँ पे 15 मीटर। ठीक है, अब जरा बताइए, ये जो हमारा बिल्डिंग था और ये जो हमारा लैडर था, क्या ये हवा में रहेगा क्या, नहीं, जमीन पे रहेगा ना। तो आप इसको क्या मान लीजिए, जमीन मान लीजिए। जमीन मतलब क्या हो गया, आपका बेस हो गया। अब जरा बताइए, तो क्या एक ये राइट ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फुट। फुट का मतलब हो गया क्या, सबसे नीचे वाला हिस्सा किसका, बिल्डिंग का, और ये वाला किसका फुट हो गया, लैडर का, लैडर का। तो क्या पूछा गया था हमसे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, यानी कि जो दीवार है इस बिल्डिंग का वहां से लेकर सीढ़ी का जो फुट है उन दोनों के बीच में कितना दूरी है। इनडायरेक्ट रूप में ये हमसे बेस पूछ रहा है, ये हमसे बेस पूछ रहा है, बस सेम बात है, वही बात है। तो अब जरा देखिए तो ध्यान से, आपके पास बेस पूछा गया है, आपके पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, क्या बेस नहीं निकल जाएगा, निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखिए तरीका क्या होना चाहिए आपका निकालने का, सॉल्यूशन इसका कैसे बनाएंगे। बनाने के लिए आपको हर बार रिलेशन लिखना पड़ेगा। क्या रिलेशन है, एच स्क्वायर है बराबर पी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है। आपको निकालना क्या है,
चलिए पहले वैल्यू पुट कर दीजिए आप। एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर है ना, तो 15 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कितना 12 का स्क्वायर, यही है ना, प्लस बेस का स्क्वायर, क्या वो दिया हुआ है क्या, नहीं वो तो निकालना है हमको, तो नहीं दिया हुआ है तो उसको आप वैसा का वैसा रहने दीजिए। ठीक है, आगे 15 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे आपने लिखा था कितना 2 to 5, 2 to 5, तो 2 to 5 बराबर 12 का कितना होता है 144 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमको ये बी को निकालना है ना, तो इसको आप इधर लेके आ जाइए, है ना, माइनस कर दीजिए इसको, 2 to 5 माइनस 144 बराबर बी स्क्वायर। कोई समस्या है इसमें, केवल हम लोग माइनस कर दिए हैं, इधर लेके आ गए हैं, साइन चेंज, आगे चलिए माइनस कीजिए जरा इसको फटाफट एकदम। चलिए 5 में 4 घटाएंगे तो बचेगा 1, है ना, 5 में 4 घटाएंगे तो 1, यहाँ पे हमारा 2 है, घटेगा नहीं, इससे कैरी ले लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में हमारा 4 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, और ये हमारा 1 बच गया, 1 में 1 जाएगा तो 0 बच जाएगा, यानी कि 81 बराबर बी स्क्वायर। अब फिर से याद कीजिए, जब स्क्वायर को हम लोग बराबर के दूसरे साइड लेके जाते हैं तो किस में चेंज होता है वो, रूट में, वेरी गुड, तो ये हमारा किस में बदल जाएगा अब, रूट 81 बन जाएगा ना, बराबर क्या हो जाएगा बी। अब बताइए 81 किसका स्क्वायर रूट है, किसका 9 का, क्योंकि 9 9 जा 80, सॉरी 9 9 जा 81, हाँ चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, और जैसे ही आप 9 लिखेंगे यहाँ पे ये रूट अपने आप खत्म हो जाएगा, है ना, बराबर क्या लिख देंगे आप बी लिख देंगे, यानी कि कहीं ना कहीं अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बेस हमारा कितना आ गया 9 मीटर आ गया। तो यहाँ से आप ये समझ गए कि दीवार का फुट से लेकर सीढ़ी का फुट दोनों के बीच का दूरी कितना है 9 मीटर था, समझ गए बात को। चलिए अलग इसका हमने नाम नहीं लिखा था ना, आप नाम लिख सकते हैं, चलिए पी क्यू आर दे दीजिए, काम खत्म। कोई समस्या यहाँ पे, जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा है। तो क्या ये सवाल हार्ड लग रहा है या आसान लग रहा है, बड़ा आसान है, बस आपको समझने की देरी है ना। चलिए तो ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें, और आप भी इस चीज़ को याद रखेंगे जो भी हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है। और हाँ, हमने अभी तुरंत कहा है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट हम आपको बताएंगे, है ना, वो थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है, उसके लिए हमको एक क्लास बिल्कुल सेपरेट सा चाहिए, आज के क्लास में तो खास करके नहीं हो पाएगा, टाइम भी नहीं बचा है। चलिए खैर इसमें कोई डाउट नहीं, क्लास ओवर किया जाए। चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी में मेंशन कर लीजिए, उसके बाद फिर लोग इसी से रिलेटेड हम लोग और सवालों का भी सॉल्व करेंगे, है ना, 1-2 सवाल हमारे पास और है, ताकि कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा इसी तरीके से बिल्ड हो जाए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं फिर लोग अपने अगले वाले क्लास में।